जल्दी मेहंदी लगा, मैंने घर भी जाना है। वो मेहंदी लगवाने आई थी राबेल के पास। आना नहीं चाहती थी। दरियाब की मौजूदगी में वहां पर राशिदा बेगम ने ज़बरदस्ती भेज दिया था। यार क्या हाथ भरी जा रही हो, बस एक टिक्की डाल लो। बहुत है, नूर इससे बोली। सबर ना, ऐसे अच्छा नहीं लगेगा, तू बस चुप करके बैठ जा। राबेल मेहंदी लगाते हुए बोली। चाची राबेल कहाँ है, नजर नहीं आ रही आज, दरियाब बोला और फारिया बेगम से पूछा। बेटा वो नूरी को मेहंदी लगा रही है ऊपर कमरे में, कल मंगनी है ना उसकी। फारिया बेगम ने दाल चुनते हुए जवाब दिया। दरिया पानी पी रहा था, इसका हाथ रुका और नजरें छत की तरफ बढ़ी। वो मेरा मोबाइल था यहाँ टेबल पर, देखता हुआ बोला। बेटा वो तो आपने राबी को दिया था चार्ज पर लगाने के लिए, वो ऊपर ले गई है। फारिया बेगम बोली। मैं वो मोबाइल ले आऊं, मुझे जरूरी कॉल करनी है, वो बोला और ऊपर की तरफ बढ़ा और कमरे के बाहर जाकर रुक गया। इसे देखकर दिल फिर बगावत करने लगा था इसके दिमाग की। मोहब्बत दिल नहीं मांगती, अलबत्ता दिल की महार जरूर मांग लेती है। मोहब्बत इख्तियार भी नहीं मांगती, अलबत्ता आपके इख्तियार के अंदर छुपा एतबार जरूर मांग लेती है। वो कमरे के बाहर जाकर रुक गया था। वो उसे सुनना चाहता था देर तक। वैसे यार नूरी, अगर तेरी शादी इरफान से ना हो रही होती तो तुझे किस तरह का हम सफर पसंद आता। राबेल मेहंदी लगाते हुए बोली। हाय पता है यार तुझे, मेरी ख्वाहिश थी कि मेरा हमसफर कोई बुज़दिल ना हो, एक बहादुर मर्द हो जो दो टोक बात करने की हिम्मत रखता हो, जो निभाना जानता हो, जो इज्जत करना जानता हो, जो अपनी कही बात पे पूरा उतरे, जैसे झूठे वादे ना करे, बल्कि वही कहे जो कर सके और इसकी हद बखूबी मालूम हो। वो अगर मोहब्बत से लाइल्म भी हो, लेकिन वो जज्बात को समझने का हुनर रखता हो। वो हजारों की भीड़ में भी चले तो अपना एक अलग अंदाज रखता हो। वो खुशमिजाज शख्स और मुखलिस हो, जिसकी हमसफर बनकर मैं खुद को दुनिया की खुशकिस्मत लड़की करार दे सकूं। वो सबसे अलग ना सही, मगर सबके जैसा भी ना हो। नूर सोचते हुए बोलती चली गई। दरियाब की नज़र अपने अंदर की तरफ उठी थी। मोबाइल लेना था। वो अंदर की तरफ बढ़ा और एक नज़र इसे देखने के बाद नज़र झुका ली, क्योंकि इसने सर पर दुपट्टा नहीं लिया था। इसको देखते ही वो एकदम घबरा कर खड़ी हुई, सर पर दुपट्टा लिया। नूर को इसका नजरें झुकाना अच्छा लगा था। अरे रुको, अभी तो नाम भी लिखना है लड़के का। नूर वहां से जाने लगी थी तो राबेल ने इसे रोकना चाहा। उसकी जरूरत नहीं है, इसको देखकर बोली और वहां से चली गई। नूरी सुन तो राबेल बोली और इसके पीछे भाग गई। वो वहां ही खड़ा रहा। वो कल किसी और के नाम की अंगूठी पहन लेगी, ये सोचकर ही इसका दिल डर रहा था। वो मोहब्बत का इजहार करके उसे खोने से डर रहा था, लेकिन ऐसे भी तो खो ही रहा था। उसे मिल तो वो अब भी नहीं रही थी। मामा यार जाने देना, मैं कौन सा अकेली जा रही हूँ, नूरी भी तो साथ है। नहीं मतलब तो नहीं, चुप करके सो जाओ, बैठ जाओ घर में। फारिया बेगम बोली। अरे यार मामा जाने देना, कसम से थोड़ी देर में वापस आ जाएंगे प्लीज, राबेल बोली। राबी तंग ना करो मुझे, जाओ यहाँ से। फारिया बेगम हांडी बनाते हुए बोली। मामा यार मसला क्या है, जाने दे, मैं इतनी दूर है इसका घर, और तुम लोग अकेले कैसे जाओगी, ऊपर से शाम हो गई है, फिर कभी चली जाना, फारिया बेगम बोली। मामा जान सारा को कल के लिए बुलाना है ना, इसे पता नहीं नूरी की मंगनी का, राबेल ने बताया। तो फोन कर दो, फारिया बेगम बोली। नहीं ना, खुद जाना है। कहाँ जाना है भाई, मैं ले जाता हूँ, दरियाब बोला। ये चीज मामा आप तो जाने दे, अब तो भाई साथ होंगे, राबेल बोली। जाओ भाई, लेकिन जल्दी आ जाना। थैंक यू, राबेल खुशी से इनको प्यार करते हुए बोली और अपने कमरे की तरफ बढ़ी तैयार होने के लिए। ये किसके सूट है अम्मा, राशिदा बेगम को पेटी से कपड़े निकालते देख बोली। तुम्हारे बाबा लेकर आए थे, इनकी भी बड़ी ख्वाहिश थी तुम्हारी शादी की, पर वो क्या जानते थे वो खुद ही इस मौके पर नहीं होंगे। राशिदा बेगम की आंखें नम हो गई थीं बात के इख्तिताम पर। नूर ने इन कपड़ों पर तरसी निगाहें डाली और हाथ फेरा। लेकिन तुम परेशान मत हो, मैं जानती हूँ अब इनका फैशन नहीं है, मैं तुम्हें ये साथ नहीं दूंगी, राशिदा बेगम बोली। अम्मा ये सब बाबा मेरे लिए लाए थे, ये चीजें कभी ओल्ड फैशन नहीं हो सकती, मैं यही पहनूंगी, बल्कि दिखाएं जरा, नूर बोली और इनसे कपड़े पकड़े। ये वाला जोड़ा मैं कल पहनूंगी, बस फाइनल हो गया। मेहरून रंग का फ्रॉक इनकी तरफ किया और बोली। नूरी ये काम आजकल नहीं चलता, इस पर हुआ है जो इस पर हुआ है, रानी बातें करेगी। एक सूट नहीं लेकर दे सकती थी तुम्हें, इसके रिश्तेदार बहुत अमीर हैं तो इनके हिसाब से ही कपड़े पहनो। तो मैं नहीं चाहती बाद में तुम्हें कोई बातें सुनाए, राशिदा बेगम बोली। अमीर होंगे तो अपने घर में, हम कोई ज़बरदस्ती रिश्ता नहीं कर रहे,
وہی پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ اتنی اپنی عزت کا خیال ہے تو اپنے اس امیر خاندان سے ہی رشتہ لے لیتے، ہمارے دروازے پر کیوں آئے ہیں بھیک مانگنے؟ اور رہی بات اس سوٹ کی تو میری نظر سے دیکھیے یہ کروڑوں سے بھی زیادہ مہنگا ہے۔ مجھے نہیں پرواہ کون کیا کہتا ہے، نہ ہی میں کسی کی عزت رکھنے کا ٹھیکہ لے رکھا ہے۔ نور غصے میں بولتی گئی، بھڑاس نکال رہی تھی۔ نوری سوچ سمجھ کر بولا کرو، اب دوسرے گھر جانا ہے تم نے، وہاں یہ زبان بولو گی تو 2 دن میں واپس بھیج دیں گے وہ لوگ۔ اتنا سمجھاتی ہوں تمہیں مگر مجال ہے جو کوئی بات سمجھ میں آ جائے تمہارے؟ راشدہ بیگم بولی، ان سے پوچھ لیں، اگر 2 دن بعد واپس بھیجنا ہے تو میں جاتی ہی نہیں، کیونکہ زبان تو یہی رہے گی۔ اور میں ذرا رابیل کے ساتھ سارا کی طرف جا رہی ہوں، تھوڑی دیر میں آ جاؤں گی، موبائل دیکھتے ہوئے بولی اور وہاں سے گیٹ کی طرف بڑھی۔ کل کے لیے سوٹ بھی لے آنا، راشدہ بیگم نے پیچھے سے آواز لگائی۔ نور نے ایک نظر مڑ کر دیکھا اور کچھ کہے بغیر حجاب کیے اور باہر کی طرف بڑھی۔ چلو اب کس کا انتظار ہے؟ نور نے ایسے ویسے ہی رک کے دیکھا تو بولی، بس بھائی کو آنے دو۔ رابیل نے گھر میں جھانکا اور بولی، کیا ان کا انتظار کیوں کرنا ہے، ہم چلتے ہیں نا، آنے جانے میں بھی ٹائم لگے گا۔ نور اس کے بار بار سامنے آنے پر دل کی گستاخی پر مجبور تھی، اس لیے اس کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ یار وہ ساتھ جائیں گے، ہمارے مما ایسے جانے نہیں دے رہی تھی، رابیل نے بتایا۔ میں ٹیکسی میں چلی جاتی ہوں، تم ان کے ساتھ آ جاؤ، نور بولی۔ اندر سے آتا دریاب اس کی بات پر رک گیا تھا۔ وجہ؟ جانا ایک جگہ ہے تو اکیلے اکیلے کیوں جائیں، رک میں بھائی کو بلاتی ہوں۔ ارے بھائی آپ آ گئے، رابیل بولتی ہوئی مڑی اور پیچھے کھڑے دریاب کو دیکھ کر بولی۔ ایک دم نور کی نظریں اس کی طرف اٹھی تھیں۔ اب چلیں نہ، پہلے ہی بہت لیٹ ہو گئے ہیں۔ رابیل نے اسے ویسے ہی کھڑا دیکھا تو بولی۔ نور کی نظریں اس کی آواز پر اس سے ہٹی تو دریاب گاڑی کی طرف بڑھا۔ یہ دونوں اس کے پیچھے بڑھی اور گاڑی میں بیٹھ گئیں۔ بھائی آپ اس ٹائم تو گلاسز اتار دیں، رابیل بولی۔ نہیں اتار سکتا، دراصل میری آنکھوں سے لوگوں کو خوف آتا ہے۔ دریاب نے مڑ کر اسے دیکھا اور بولا۔ گاڑی سٹارٹ کی۔ نور کو اس دن والی ملاقات یاد آئی تھی۔ تمہاری یہ زبان میرے گلاسز اتارنے کی مار ہے محترمہ۔ وہ منہ موڑ کر بیٹھ گئی اور کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ پھر خاموشی چھا گئی۔ کیا ہوا جانے من، بہت چپ ہو، خیر تو ہے، کوئی بات دل پر لگ گئی یا دل لگا بیٹھی ہو؟ رابیل کی آواز پر خاموشی ٹوٹی تھی۔ وہ نور سے بولی جو کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی۔ اس کی بات پر گھبرا گئی۔ دریاب نے بھی شیشے میں اسے دیکھا تھا۔ کچھ نہیں، بس بولنے کا دل نہیں کر رہا۔ نور نے دریاب کی نظریں اپنے اوپر محسوس کی تو شیشے میں دیکھا، وہ اسی کو دیکھ رہا تھا تو نظریں ہٹا کر بولی، مطلب دل لگا بیٹھی ہو؟ رابیل شرارتی انداز میں بولی۔ ہاں، کیوں نہیں لگانا چاہیے تھا، انسان ہوں آخر، دل تو لگا ہی سکتی ہوں، نور نے دریاب کی طرف دیکھ کر کہا۔ دریاب کے ہاتھوں کی گرفت سٹیئرنگ پر مضبوط ہو رہی تھی، دل دھڑکنا بھول رہا تھا۔ کون ہے وہ بد نصیب؟ رابیل سے پہلے دریاب بول پڑا۔ بھائی خوش قسمت ہوگا، جیسے میری جان پسند کرے گی ویسے ہے کون؟ رابیل نے نور کے کندھوں پر ہاتھ رکھا اور بولی۔ ظاہر ہے عرفان، میرے ہونے والے شوہر، میں بہت خوش قسمت ہوں جو ان کا ساتھ مجھے مل رہا ہے، شکر ہے اللہ کا، نور مسکراتی ہوئے بولی اور ایک جھٹکے سے گاڑی رکی۔ یہ دونوں اچھل پڑی۔ جلدی واپس آنا، میں باہر انتظار کر رہا ہوں، وہ ایک دم بولا اور گاڑی کا دروازہ کھول کر باہر نکلا اور زور سے دروازہ بند کیا۔ وہ دونوں حیرت اور ناسمجھی سے ایک دوسرے کو دیکھ رہی تھیں اور پھر گاڑی سے اتر گئیں۔ وہ گاڑی سے کچھ فاصلے پر کھڑا سگریٹ پینے میں مصروف تھا۔ انہوں نے ایک نظر اسے دیکھا اور گھر کے اندر کی طرف بڑھی۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد یہ لوگ واپس آئی تو دیکھا وہ اسی حالت میں مسلسل سگریٹ پینے میں مصروف تھا۔ نور چپ کر کے گاڑی میں بیٹھ گئی اور رابیل اس کی طرف بڑھی، اسے بلایا تو وہ سگریٹ پھینک کر گاڑی کی طرف بڑھا۔ رابیل بھی اس کے ساتھ گاڑی میں بیٹھی اور وہ گاڑی لے گیا۔ سارا ٹائم خاموشی رہی اور وہ گھر پہنچ گئے۔ نور اور رابیل اتر گئی تو وہ گاڑی لے گیا۔ لو آ گئی نوری، آؤ نوری، دیکھو رانی تمہارے لیے منگنی کا سوٹ لے کر آئی ہیں۔ وہ گھر کے اندر گئی تو سامنے ہی راشدہ بیگم کے ساتھ بیٹھی رانی بیگم اور عرفان پر اس کی نظر پڑی۔ السلام علیکم، زبردستی مسکرا کر سلام کیا اور ان کی طرف بڑھی۔ وعلیکم السلام، ان دونوں نے جواب دیا۔ بیٹا یہ دیکھو، عرفان نے خود پسند کیا ہے تمہارے لیے یہ ڈریس، رانی بیگم بولی اور شاپر اس کی طرف کیا۔ بہت بہت شکریہ خالہ جان، لیکن میں یہ نہیں پہنوں گی، نور نے مسکرا کر جواب دیا۔ کیوں بیٹا، کوئی ڈریس لے لیا ہے کیا؟ رانی بیگم بولی، جی میرا ڈریس تو بہت ٹائم پہلے ہی میرے بابا نے پسند کر کے خرید لیا تھا، نور مسکراتی ہوئی بولی اور ایک نظر عرفان کو دیکھا جو بہت ہی عجیب نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا، جو اسے بری لگ رہی تھی۔ ارے وہ تو پھر پتہ نہیں کس زمانے کا ہوگا، تم یہی پہنو گی، عرفان نے بڑے پیار سے لیا ہے تمہارے لیے، رانی بیگم بولی۔ میرے بابا نے زیادہ پیار سے لیا تھا، نور تنزیہ بولی۔ نوری چپ کر کے لے لو، ایسے منع نہیں کرتے، راشدہ بیگم بولی۔ کوئی بات نہیں خالہ، یہ جو بھی پہنے گی اس پر اچھا ہی لگے گا، شادی کے بعد تو میری مرضی ہی چلے گی نا، عرفان بولا۔ شادی ہوگی تو پھر نا، نور تنزیہ بولی۔ کیا مطلب؟ وہ لوگ ناسمجھی سے بولے۔
अरे अभी मंगनी तो होने दे, बात की बाद में देखी जाएगी। क्यों इरफान भाई, वो हंसते हुए बोली, और आखिर में भाई पर जोर दिया। अब भाई तो मत कहो, कल मंगनी है तुम लोगों की। रानी बेगम बोली, मंगनी है, शादी नहीं खाला, मंगनियों का क्या है, आज है कल नहीं। नूरी बोली और वो सब इसे हैरत से देख रही थी। कैसी बात ही कर रही हो तुम, अकल से काम लो। राशिदा बेगम बोली, अम्मा जान सही कहा है, अक्सर ऐसा होता है, मंगनी के बाद पता लगता है कि भाई लड़के के पहले से शादी शादी हुई हुई है या बच्चे निकल आते हैं, फिर मंगनी खत्म हो जाती है। इसने इरफान को देखकर बात मुकम्मल की। रानी बेगम और इरफान तो उछल ही उठे थे। कैसी बातें कर रही हो तुम नूर, ऐसी वैसी कोई बात नहीं है। इरफान घबराता हुआ बोला, तो मैंने कब कहा कि आपके पहले शादी हो चुकी है, मैंने तो एक बात की है बस। नूर मुस्कुराकर उसे देखते हुए बोली, चलो बात खत्म करो इरफान, जाओ तुम नूरी को मार्केट ले जाओ, शॉपिंग वगैरह करा दो। रानी बेगम ने बात बदलनी चाहिए। हाँ हाँ चलो। इरफान ऐसे बोला जैसे तैयार ही बैठा था, बस रानी बेगम के बोलने का इंतजार था। नहीं मेरे पास सब कुछ है अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे नहीं जाना। नूर बोली, चली जाओ नूरी। राशिदा बेगम बोली, अम्मा मुझे नहीं जाना बस। नूर खड़ी हो गई और बोली, नूरी। राशिदा बेगम ने आंखें दिखाई। अच्छा लेकिन राबी को साथ लेकर जाऊंगी मैं। नूर बोली, क्यों बेटा, तुम दोनों अकेले जाओ ना, कुछ बातें भी कर लेना। रानी बेगम बोली, तो आंटी राबी ने कौन सा मेरे मुंह पर टेप लगा देनी है, इसके सामने भी तो बात हो सकती है। मैं राबी को बुला कर लाती हूँ, आप बस 2 मिनट इंतजार करें। बस इरफान भाई, नूर बोली और भाई पर जोर दिया और वहां से चली गई और वो तप गया। गाड़ी रोके नूरी सामने देखकर बोली, ये राबी के साथ पिछली सीट पर ही बैठी थी। इरफान ने एकदम गाड़ी रोकी। क्या हुआ, दोनों ने बर्वक्त पूछा। वो तेरा भाई है ना, नूर ने सामने इशारा करके पूछा जहां वो गाड़ी के पास चक्कर लगाता हुआ सिगरेट पी रहा था। हाँ ये तो दरियाब भाई है, राबी गौर से देखते हुए बोली। कौन दरियाब, इरफान ने नासमझी से पूछा। अरे आपको नहीं पता, ये राबी के भाई हैं, हम गाँव इन्हीं के घर थे, बहुत मजा आया कसम से, इतने मेहमान नवाज लोग हैं ये कि क्या बताऊं। और ये दरियाब राजपूत ऐसा कमाल बंदा है कि क्या बताऊं, लड़कियां मरती हैं इन पर। हाय क्या लुक्स है इनकी, अफसोस इनकी शादी होने वाली है। नूर बोलती चली गई और इरफान रावेल भी इसे हैरत से देखने लगी, जैसे जल्द ही मामला समझकर अपनी हंसी रोकने लगी थी। और इरफान इसे शक्की और गुस्से वाली नज़रों से देखने लगा। चलो नराबी इससे पूछते हैं वो यहाँ क्या कर रहे हैं, वो बोली और रावेल के साथ गाड़ी से उतरी। इरफान दूर खड़े दरियाब को नापसंदीदगी नज़रों से देखने लगा। ये है अम्मी की नेक सीरत भांजी, ज़रूर इनके बीच कुछ चल रहा है, वरना इतनी तारीफ़ें। एक बार बस शादी होने दो, तुम्हारी ज़बान काट दूँ मैं इस शख्स का नाम लेने पर। वो बड़बड़ाया और गाड़ी से उतर कर इनकी तरफ बढ़ा। तुम लोग यहाँ क्या कर रही हो, यहाँ किसके साथ आई हो। दरियाब ने इन्हें देखा तो सिगरेट नीचे फेंक कर इसे पाँव से मसल दिया और गुस्से से बोला, भाई वो शॉपिंग करके अब खाना खाने जा रहे थे। राबेल ने बताया, कोई टाइम है, और ये लड़का कौन है, दरियाब ने गुस्से से पूछा। मेरे मंगेतर इरफान, और इरफान ये है राबेल के भाई दरियाब राजपूत। नूर मुस्कुराई और इरफान के पास खड़ी होकर बोली, इन उसके ये अल्फाज चीर रहे थे इसका दिल, वो बहुत दूर जा रही थी उससे। आज पता लगा वो ऐसे इसे किसी और के साथ देख कर मर रहा था। हेलो। इरफान ने इसकी आंखों के सामने चुटकी बजाई तो वो होश में आया और इससे हाथ मिलाया। भाई आप क्या कर रहे थे यहाँ, राबेल इसकी हालत से वाकिफ थी इसलिए बात बदल दी। वो बस गाड़ी खराब हो गई थी, मुश्किल से इसने टूटे हुए जुमलों से अपनी बात मुकम्मल की। उसकी जबान लड़खड़ा गई थी, लफ्ज गले में अटक गए थे। वो नहीं देख सकता था नूर को किसी और के साथ। तो आप भी हमारे साथ आ जाएं, गाड़ी तो अब सुबह ही ठीक होगी ना, राबेल ने कहा। नहीं मैं आ जाऊंगा, तुम लोग जाओ, मुझे काम से जाना है। दरियाब बोला, भाई आ जाए ना इरफान भाई, आप कहें ना। राबेल बोली, यार हाँ आ जाओ तुम भी साथ। इरफान ना चाहते हुए बोला, बहुत बहुत शुक्रिया, तुम लोग जाओ, मैं नहीं आ सकता। दरियाब बोला, आ जाए हमारे साथ, हर वक्त किसी अच्छी नहीं होती, कभी कभी दूसरों की भी मान लेते हैं, क्यों राबी। नूर बोले। इसने एक नज़र इसे देखा, लेकिन साथ खड़े इरफान को देखा तो इसने आंखें बंद कर ली। भाई चलें भी, मान लिया करें। राबेल बोली, चले मान लिया आप लोगों की। वो बोला और ये लोग गाड़ी की तरफ बढ़े। अरे आपने मेरी मेहंदी तो देखी नहीं, नूर खाना खाते हुए बोली और अपने हाथ इरफान के सामने किए। दरियाब ने अपनी आंखें झुका ली थी। मेरा नाम क्यों नहीं लिखा अपने हाथ पर, इरफान देखता हुआ बोला। हाथ पर लिखने की क्या जरूरत है, दिल पे लिख लिया यही बहुत है। नूर बोली, मुझे भूख नहीं है, मैं बाहर हूँ, आप लोग खाना खा कर आ जाना। दरियाब बोला और खड़ा होकर होटल से निकल गया। राबेल को तरस आ रहा था इस पर वो कर भी क्या सकती थी, वो जब वो खुद ही कुछ करना नहीं चाहते थे। आप लोग बातें करें, मैं आती हूँ। राबेल बोली और उठकर वहां से बाहर की तरफ बढ़ी। दरियाब सामने ही खड़ा था। भूख क्यों नहीं है, राबेल इसके बराबर खड़ी होकर बोली, लेकिन उसे देखा नहीं। वो बोला, क्यों नहीं जानते। राबेल सामने सड़क पर जाती गाड़ियों को जाता देख कर बोली,
آپ کو وہ کسی اور کے ساتھ اچھی نہیں لگی نا؟ رابیل بولی۔ نہیں جانتا، دریاب اسی انداز میں بولا۔ بھائی روک لیں اسے، رابیل بولی۔ نہیں روک سکتا، دریاب بولا۔ کیوں؟ رابیل نے پوچھا۔ نہیں جانتا، دریاب بولا۔ اگر وہ آپ کے روکے کی منتظر ہوئی پھر؟ رابیل نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ وہ خاموش کھڑا رہ گیا اور وہاں خاموشی چھا گئی۔ محبت تو پتوں کے سائیں سائیں کی طرح ہوتی ہے، نہ دکھائی دیتی ہے نہ پکڑ میں آتی ہے، بس اپنے حصار میں لے لیتی ہے۔ ہاں کیوں نہیں لگانا چاہیے تھا، انسان ہوں آخر، دل تو لگا ہی سکتی ہوں۔ ظاہر ہے عرفان میرے ہونے والے شوہر میں بہت خوش قسمت ہوں جو ان کا ساتھ مل رہا ہے۔ اور ہاں، نام ہاتھ پر لکھنے کی ضرورت کیا ہے، عرفان دل پہ لکھ لیا ہے بس۔ وہ زور سے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ کر بولا۔ صبح کے 5:30 ہو رہے تھے لیکن نیند نے اب کہاں آنا تھا۔ مسلسل رات والی باتیں اسے اپنے ارد گرد کہتی ہوئی محسوس ہو رہی تھیں۔ وہ صبح کا خوف اسے سونے نہیں دے رہا تھا۔ خدا کے لیے بس جان چھوڑ دو میری، نہیں ہے مجھے محبت، نہیں ہے۔ وہ اتنی زور سے چیخا کہ آنکھوں سے پانی نہیں، شاید آنسو تھے۔ مجھے نہیں رہنا یہاں، میں چلا جاؤں گا کل وہ بھی تو کسی اور کے نام کی انگوٹھی پہن لے گی۔ میں کبھی واپس نہیں آؤں گا، کبھی نہیں۔ میں کیسے جیوں گا اس کے بغیر؟ اسے کسی اور کا ہونے دوں۔ اے خدا میری تکلیف کم کر دے یا میری فریادیں سن لے۔ گھیر لیا ہے مجھے اس نے، میرا دل بس اسے ہی پانا چاہتا ہے۔ مجھے بے شک مجھ سے محبت چھین لے، میں لاکھ اپنے دل کو سمجھا لوں اس کے ساتھ خوش ہے، میرا دل یہ نہیں مانتا، یہ بندہ۔ بابا آج بہت یاد آ رہی ہے آپ کی، کاش آپ ہوتے اور محبت سے میرے سر پر ہاتھ رکھتے اور میں مسکرا دیتی۔ آپ کو پتہ ہے آج میں نے آپ کا لایا سوٹ پہنا ہے، سب کہہ رہے ہیں میں بہت پیاری لگ رہی ہوں۔ کاش آج کے دن بس ایک بار آپ کے منہ سے میں گڑیا کا لفظ سن پاتی۔ آپ بہت جلدی چلے گئے ہیں بابا، میں ناخوش ہوتے ہوئے بھی خوش ہوں کیونکہ اماں بہت خوش ہیں، وہ تو جیسے پھر سے جی اٹھی ہیں۔ ان کے چہرے پہ جو مسکراہٹ ہے وہ میں نے آپ کے جانے کے بعد پہلی دفعہ دیکھی ہے۔ آخر میں اس کی پلکیں بھیگ گئیں، صبح سے بخار تھا اسے، میڈیسن کھانے کے بعد بھی بڑی مشکل سے اٹھنے کے قابل ہوئی تھی۔ رابیل نے اسے تیار کر دیا تھا، سب تیاریاں مکمل تھیں، بس لڑکے والوں کے آنے کا انتظار تھا۔ تھوڑی دیر بعد جیسے ہی لڑکے والے آئے تو رابیل اسے باہر لے گئی۔ نور کی نظروں نے بس ایک ہی شخص کو ڈھونڈنا چاہا مگر وہ وہاں نہیں تھا، کہیں بھی نہیں تھا۔ پھر رابیل سے پتہ چلا کہ دریاب صبح سے گاڑی ٹھیک کروانے گیا ہے، جیسے ہی گاڑی ٹھیک ہوگی وہ وہاں سے چلا جائے گا واپس گاؤں۔ یہ لفظ تکلیف دہ تھے اس کے لیے، اور سوال بس یہی تھا کہ آخر کیوں جا رہا ہے وہ واپس؟ نوری تجھے پتہ ہے وہ جو راجو تھا نا اور اس کے ساتھی پکڑے گئے ہیں اور وہ سب اس ٹائم تھانے میں ہے۔ رابیل اس کے پاس آئی اور اس کے کان میں بولی۔ شکر ہے اللہ کا، کب کیسے؟ نور بولی۔ یہ سب تو نہیں پتا پر ابھی بھائی سے بات کر رہی تھی تو انہوں نے بتایا، اور تجھے پتہ ہے میں کل بھائی کے ساتھ گاؤں جا رہی ہوں، پرسوں نکاح ہے ان کا، رابیل نے بتایا۔ ہر طرف خاموشی چھا گئی، یا شاید ان کے کان ہی کچھ سننا نہیں چاہتے تھے۔ اس کی آنکھوں سے خود بخود آنسو نکلنے شروع ہو گئے تھے، جیسے زندگی رک سی گئی تھی۔ رابیل کو اس کی یہ حالت دیکھ کر ترس آیا۔ ساتھ بیٹھے عرفان کی نظر اس پر پڑی۔ کیا ہوا نور، تم ٹھیک ہو؟ اس نے اس سے پوچھا۔ نور نے ایک نظر اس کی طرف دیکھا تو عرفان کو اس کی لال آنکھیں دیکھ کر خوف آیا۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھی اور اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ ارے اسے کیا ہوا؟ رانی بیگم نے اسے جاتا دیکھا تو راشدہ بیگم سے پوچھا۔ پتہ نہیں، میں دیکھتی ہوں، راشدہ بیگم پریشانی سے بولی اور اس کی طرف بڑھنے لگی تھی کہ رابیل نے روکا۔ آنٹی آپ یہاں مہمانوں کے پاس رکے، میں دیکھتی ہوں، رابیل بولی اور نور کے کمرے کی طرف بڑھی۔ وہ سامنے بیڈ پر منہ نیچے کیے بیٹھی تھی۔ رابیل اندر گئی اور دروازے کی کنڈی لگا کر اس کے پاس جا کر بیٹھ گئی۔ نوری، وہ اس کے سامنے کھڑی ہوئی اور اسے پکارا۔ نوری نے منہ اٹھا کر اس کو دیکھا اور برداشت جیسے ختم ہو گئی۔ وہ اٹھی اور اس کے گلے لگ گئی اور آواز کے ساتھ رونے لگی۔ کیا ہوا میری جان، ایسے کیوں رو رہی ہو؟ بس چلو شاباش، چپ کرو اب، رابیل اسے چپ کرواتے ہوئے بولی اور اسے خود سے جدا کیا اور بیڈ پر بٹھا کر اس کے برابر بیٹھ گئی۔ بس شاباش، رونا بند۔ ارے تمہیں تو بہت تیز بخار ہے، رابیل اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے بولی۔ اس کا گرم چہرہ دیکھ کر پریشانی سے اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھ کر بولی۔ کچھ کھایا بھی نہیں ہے تم نے؟ 1 منٹ رکو، میں کچھ کھانے کو لاتی ہوں، رابیل بولی اور اس کے پاس سے اٹھنے لگی تھی کہ نور نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے روک دیا۔ مگر رابی، میرا دل بہت گھبرا رہا ہے، پلیز میرے پاس بیٹھی رہو بس، رابیل کی بات کٹ کی نوری بولی۔ کیا ہوا، تم ٹھیک ہو؟ 1 منٹ، یہ لو پانی پی لو، رابیل پریشانی سے بولی اور پاس پڑا پانی اس کی طرف کیا۔ میں ٹھیک ہوں، بس میرے پاس بیٹھی رہو، نور نے پانی کا گلاس پکڑا اور بولی۔ کیا ہوا ہے، سب ٹھیک ہے نا؟ کسی نے کچھ کہا ہے؟ رابیل نے پوچھا۔ کچھ غلط ہونے والا ہے، میں نہیں جانتی وہ کیا ہے،
लेकिन कुछ बहुत गलत होने वाला है। इसकी ज़बान लड़खड़ा रही थी, पूरे जिस्म के अंदर सर्दी की लहर लहर दौड़ रही थी, जिससे वो कांपने लगी थी। तुम्हारी तबीयत बहुत ख़राब है नूरी, प्लीज़ मुझे बाहर से किसी को बुलाने दो, मैं तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर जाती हूँ। राबेल परेशानी से इसका कांपता जिस्म देखते हुए बोली। नहीं राबी, मेरे पास रहो राबी। अभी वो बोल रही थी कि राबेल उठकर बाहर की तरफ भागी। आंटी वो नूरी, इसकी तबीयत बहुत ख़राब है, प्लीज़ मेरे साथ चलें। बाहर भाग कर गई और सामने किसी की परवाह किए बगैर वो स्टेज पर बैठी राशिदा बेगम से बोली। वो राबेल के साथ अंदर की तरफ भागी। जरूर ये कोई ड्रामा कर रही होगी मंगनी रोकने के लिए। अम्मा आज हर हाल में मंगनी करो, ये मेरे हाथ दोबारा नहीं आएगी। और प्रॉपर्टी समझ हाथ से गई। इरफान साथ बैठी रानिया बेगम से बोला, तुम फिक्र ही ना करो, मुझे तो खुद इसके चौंचले ठीक नहीं लग रहे। चल अंदर जाकर देखें, रानी बेगम बोली और इरफान के साथ अंदर की तरफ बढ़ी। क्या हुआ मेरी जान, इतना बुखार कैसे हो गया? राशिदा ने इसे परेशानी से देखा, जो बुखार की शिद्दत की वजह से अब बेहोशी में जा रही थी। इरफान बेटा जल्दी गाड़ी निकालो, नूरी को हॉस्पिटल लेकर जाना है। बेटा जाओ, ऐसे क्यों देख रहे हो? राशिदा ने नूर को अपने साथ लगाया और कमरे में आते इरफान से बोली, हाँ इतना रौला क्यों डाला है? कुछ नहीं हुआ भाई, पीछे हटो मैं देखती हूँ। रानी बेगम आगे बढ़ी और राशिदा बेगम से नूर को जुदा किया और बोली, रानी बहुत तेज बुखार है इसे। इरफान तुम जा क्यों नहीं रहे? राशिदा बेगम की आंखों से आंसू निकल रहे थे। आंटी ये क्या कह रही हैं आप? कम से कम थोड़ा सा तो ख्याल करें। रानी बेगम ने बैग से रिंग निकाली और नूरी की तरफ बढ़ाई तो राबेल ये देखकर गुस्से से बोली, ए लड़की तुम चुप करो, तुमसे मशवरा नहीं मांगा मैंने। रानी बेगम बोली और नूर के हाथ में अंगूठी पहना दी। रानी तुम्हें खुदा का वास्ता है, अब तो इरफान से कहो नूरी को डॉक्टर के पास ले जाए। राशिदा बेगम रोते हुए बोली, अरे भाई इतनी सी बात पर कौन डॉक्टरों के पीछे भागता है? ठंडे पानी की पट्टियां करो, खुद ही ठीक हो जाएगी, थकावट की वजह से हो गया है बुखार। चलो हम चलते हैं, काफी टाइम हो गया, वो बोली और इसी हालत में छोड़कर इसे चली गई। वहां से मेहमान भी चले गए सारे। आंटी मैं अभी आई गाड़ी लेकर, आप नूर को चादर दें, राबेल बोली और भागती हुई बाहर की तरफ गई। सामने से आती गाड़ी की तरफ ध्यान नहीं दिया, वो एकदम इसे आ लगी, बहुत बुरी जमीन पर गिर गई। गाड़ी की लाइट्स बंद हुई और कोई गाड़ी से बाहर निकला। राबेल उठो, क्या कर रही हो तुम यहाँ अकेली? दरियाब ने उसे उठाया और परेशानी से बोला, भाई वो अंदर। भाई नूरी राबेल की टांग पर काफी चोट आई थी, तकलीफ से बड़ी मुश्किल से खड़ी हुई और नूर के आगे अपनी तकलीफ भूल गई। क्या हुआ उसे? वो ठीक है राबेल, बताओ वो ठीक है? दरिया परेशानी से बोला। भाई बस आप गाड़ी स्टार्ट करें, मैं अभी इसे लेकर आई, राबेल बोली और बड़ी मुश्किल से अंदर की तरफ बढ़ी। आंटी चलें जल्दी, राबेल ने राशिदा बेगम से कहा। राशिदा बेगम और राबेल ने इसे सहारा दिया और बाहर तक लेकर आई। दरियाब ने इसको इस हालत में देखा तो उसके हाथ ठंडे होने लगे। फौरन गाड़ी का दरवाज़ा उनके लिए खोला, वो अंदर बैठ गई तो दरवाज़ा बंद किया और अपनी सीट की तरफ भागा और बैठा और गाड़ी ले गया। इसे किसी की फिक्र नहीं थी, एक फिक्र थी तो बस नूर की। इसके दिल की धड़कनें गाड़ी से भी ज्यादा तेज दौड़ रही थी, वो लग रहा था एकदम रुक जाएंगी। रात 1 बजे के बाद जाकर उसकी थोड़ी हालत बेहतर हुई, थोड़ा बुखार कम हुआ तो वो होश में आई। वो तीनों हॉस्पिटल में ही थे, राबेल और राशिदा बेगम उसके साथ अंदर कमरे में थी और वो बाहर कमरे के साथ ही मौजूद था। वो अंदर से किसी के निकलने का मुंतजिर था। शुक्र है अल्लाह का भाई, आप घर चले जाएं, कल आपने गांव भी जाना है। राबेल बाहर आई और इसे देखकर बोली, कैसी है वो? दरियाब एकदम खड़ा हुआ और बोला, शुक्र है अल्लाह का, बहुत बेहतर है, अब आप चले जाएं घर, परसों निकाह है आपका तो तैयारियां भी तो करनी होंगी, मैं और आंटी हैं यहाँ। राबेल ने इसे देखकर बोला, जो बहुत थका हुआ था और परेशान लग रहा था। क्या हुआ उसे? इसे इस टाइम किसी की परवाह नहीं थी, यहाँ तक कि अपने निकाह की भी नहीं। परवाह थी तो बस उसकी, जिसकी हालत थोड़ी देर पहले देखकर उसकी जान निकल रही थी। पता नहीं बुखार था और एकदम हालत इतनी कैसे बिगड़ गई? राबेल ने बताया, कुछ तो हुआ होगा ना, इतनी हालत ऐसे कैसे बिगड़ गई एकदम? दरिया बोला, जहाँ तक मुझे याद है दिन में बुखार चढ़ गया था इसे, लेकिन रात को वो सोचते हुए बोले, उसने बाबा का लाया सूट पहना था, तैयार तैयार भी मैंने इसे किया था। फिर मेहमान आई तो मैं बाहर आ गई थी आंटी के बुलाने पर, और फिर जब मैं उसे अंदर लेने गई तो वो अपने बाबा को याद करके बहुत रो रही थी, उसकी आंखें बहुत लाल हो गई थी। मैंने बड़ी मुश्किल से इसे चुप करवाया था और बाहर लेकर गई थी। इरफान भाई के साथ बिठा दिया था और खामोश थी बिल्कुल, इतनी खामोश वो आज तक नहीं रही। यहाँ तक कि सब ठीक था। फिर राबेल बताती बताती रुक गई। फिर दरियाब ने इसे देखा और पूछा, आपने बताया था ना कॉल करके कि वो राजा पकड़ा गया है? तो मैंने इसे ये बताया कि वो एकदम बहुत खुश हो गई, और फिर जब मैंने बताया कि परसों आपका निकाह है तो वो खामोश हो गई। मैंने इसे बहुत बार मुखातिब किया मगर वो ऐसी थी जैसे वहाँ कोई हो ही ना, और फिर एकदम उठकर अंदर चली गई थी। राबेल ने बताया और खामोश हो गई। दरियाब भी सोच में पड़ गया कि वो अब क्या बोले या इसे क्या बोलना चाहिए।
اس نے चुप चाप सामने कमरे के बंद दरवाजे को देखा और एक कदम पीछे होकर दीवार से जा लगा और नजरें चुरा ली। भाई बस कर दें, अब वो भी नहीं रह सकती आपके बगैर। प्लीज अपनी और इसकी जिंदगी बर्बाद मत करें। राबेल ने इसे देख कर कहा। वो तुम्हें डॉक्टर साहिबा बुला रही थी, जाओ उनसे मिल लो, दरियाब ने कहा। मेरी बात का जवाब ये नहीं था। खैर जाएं आप घर, परसों निकाह है आपका और यहाँ हम बहुत हैं इसके लिए, राबेल तंजिया बोली और वहां से आगे की तरफ बढ़ी। दरियाब खामोश रहा और जमीन को घूरता रहा। बहुत हिम्मत करके रूम के दरवाजे की तरफ बढ़ा, उसे बहुत मुश्किल से खोला। खामोशी में हल्के से दरवाजे की आवाज़ आई। वो अंदर की तरफ बढ़ा और सामने ही बेड पर सो रही थी। ये आगे बढ़ा तो इसकी नज़र उसके लटके हुए हाथ पर पड़ी जो बेड से नीचे लटक रहा था। वो करीब जाकर रुक गया और अपना हाथ इसके हाथ की तरफ बढ़ाया था कि एकदम रुक गया और इधर उधर नज़रें दौड़ाई तो टेबल पर पड़ा अखबार नजर आया। तो ये इसकी तरफ बढ़ा और उसे उठाया और वापस बेड की तरफ बढ़ा। अखबार को किनारों से पकड़ा और उसका बाजू उसके दरमियान में डाला और इस जरिए से इसने उसका बाजू बेड पर रखा और जैसे ही उसकी नज़रें इसके हाथ में मौजूद अंगूठी पर पड़ी तो वो 2 कदम पीछे हो गया। उसकी गिरफ्त मजबूत हो गई थी अखबार पर, इतनी मजबूत कि अखबार फट रहा था। बेटा तुम? राशिदा बेगम वॉशरूम से निकली और इसे खड़ा देखा तो बोली, जी मैं पूछने आया था आपसे। वो इसको देखकर घबरा गया। नहीं बेटा, बहुत बहुत शुक्रिया, राशिदा बेगम प्यार से बोली। ठीक है आंटी, मैं बाहर ही हूँ, किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो ज़रूर बताइएगा, दरियाब बोला और कमरे से निकल गया। मैं नहीं आ सकता माँ, कितनी बार कहूँ आपको, मेरी मजबूरी समझे, दरियाब ने फ़ोन कान से लगाए कहा। लेकिन दरियाब तुम्हारी शादी है कल, मैं क्या जवाब दूंगी सबको? मुबीन बेगम परेशानी से बोली। मैं नहीं जानता, जो कहना है कह दे, दरियाब बोला। लेकिन दरियाब ऐसा नहीं होता, सब तैयारियां मुकम्मल हैं और अब तुम ये सब, पहले भी तुमने यही कहा था और अब फिर आखिर तुम चाहते क्या हो? मुबीन बेगम बोली। मैं ये शादी नहीं करना चाहता और ना ही मैं करूंगा, दरियाब बोला और मुबीन बेगम को झटका लगा। ये तुम क्या कह रहे हो दरियाब, पागल तो नहीं हो गए? मुबीन बेगम बोली। हाँ मैं हो गया हूँ पागल, दरियाब बोला और फोन को कान से हटाकर बंद कर दिया और गुस्से से मोबाइल बेंच पर फेंका। वो कैसी है अब? राबेल कमरे से बाहर निकले तो दरियाब ने खड़े होकर पूछा। आप गए नहीं अभी तक? राबेल नाराजगी से उसको नजरअंदाज करते हुए बोली। नहीं, वो कैसी है? दरियाब बोला और फिर से पूछा। आपकी शादी है आज, आप घर चले जाएं, फिर हम भी आधे घंटे में चले जाएंगे, राबेल बोली और फिर से उसने उसे नजरअंदाज किया। वो कैसी है राबेल? मैं कुछ पूछ रहा हूँ, दरियाब सख्ती से बोला। आपको क्या है, वो ठीक हो या ना हो? राबेल नाराजगी से हाथ बांध कर बोली। इसी दौरान उसकी नज़र सामने से आती रानी बेगम और इरफान पर पड़ी तो वो दरियाब की बात सुने बगैर उनकी तरफ बढ़ी। दरियाब ने मुड़कर उसे देखा। क्या करने आए हैं आप लोग यहाँ? हल्का सा तो बुखार था, गीली पट्टियां करने से उतर जाना था ना? राबेल उनके सामने खड़ी होकर तंजिया बोली। ए लड़की, अपनी हद में रह, समझी ना, और हट हमारे सामने से, रानी बेगम बोली और साइड से गुजर कर आगे की तरफ बढ़ी और कमरे में चली गई। दरियाब ने नासमझी से ये सब देखा। राबेल उनके पीछे कमरे में गई थी। नूर ने इनको नफरत भरी निगाहों से देखा था। रानी तुम यहाँ आओ, बैठो, राशिदा बेगम ने बेड से उठते हुए कहा। कैसी अब मेरी बच्ची? रानी बेगम नूर की तरफ बढ़ी और माथे पर प्यार करते हुए बोली। नूर ने मुंह मोड़ लिया था। राशिदा पानी पिला दूं, बहुत ही प्यास लगी है। रानी ने कमरे में इधर उधर देखा, पानी नजर ना आया तो बोली अभी मंगवाती हूँ, तुम बैठो, राशिदा बेगम बोली और कमरे से बाहर चली गई। क्या हुआ आंटी? दरियाब ने इन्हें बाहर निकलते देखा तो पूछा। कुछ नहीं बेटा, बस पानी चाहिए था, राशिदा बेगम बोली। आप रुके, मैं अभी लेकर आता हूँ, दरियाब बोला। बेटा बड़ा सहारा दिया है आपने मुझे, हमेशा खुश रहो, बहुत अच्छे बच्चे हो। बेटा मैं नहीं जानती मेरी जिंदगी कितनी है, लेकिन एक बात का मुझे यकीन है कि मेरी बेटी मेरे बाद आप लोगों के हाथों में महफूज रहेगी। उसका बहुत ज्यादा ख्याल रखना आप लोगों ने। पता है बेटा, मेरी बेटी ने ना बहुत बहादुर है, मेरी बेटी बहुत बहादुर है। लोग इसे मुंह फट बदतमीज कहते हैं, लेकिन बेटा ये दिल की बहुत अच्छी है और जब बाप और भाई सर पर ना हो तो मुंह फट होना पड़ता है, वरना ये दुनिया कहाँ जीने देती है। राशिदा बेगम बोलती चली गई। न जाने क्यों इसका दिल भरा हुआ था। नहीं आंटी, आप मुझसे कुछ भी कह सकती हैं किसी भी वक्त, अपना बेटा मुझे समझें, दरिया प्यार से बोला। खुश रहो बेटा, राशिदा बेगम बोली और इसके सर पर हाथ फेरा तो वो पानी लेने चला गया। राशिदा बेगम वहां खड़ी रही, वैसे फजूल में ही आई। राशिदा तुम्हें अस्पताल पैसा ही जाया किया, रानी बेगम इसके पास बेड पर बैठते हुए बोली। पैसा आपके बेटे का नहीं था जो आपको इतना दुख हो रहा है, राबेल गुस्से से बोली। नूर उसकी तरफ देखकर मुस्कुराई थी। वैसे अगर प्रॉपर्टी का मसला ना होता तो इसकी पहली बीवी ने इसे बेटा जम दिया होता तो थूकती भी ना तुम लोगों पे, रानी बेगम बोली। इन तीनों को झटका लगा था। नूर, राबेल और दरवाजे के पास खड़ी राशिदा बेगम, तुम लोगों को क्या लगा मैं अपना अमेरिका से पढ़कर आया बेटा आराम से तुम लोगों के हवाले कर दूंगी, जिनको पूरे खानदान में से कोई मुंह भी नहीं लगाता?
رانی بیگم بولتی چلی گئی اور ان کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ تمہاری ماں نے بھی پسند کی شادی کی تھی نا، تو تم بھی اپنی ماں کی طرح بدکار ہے، پتہ نہیں کہاں کہاں چکر چلا رہی ہے، کتنے لڑکے پھنسا رکھے ہوں گے اپنی ماں کی طرح۔ وہ ابھی بول رہی تھی، راشدہ بیگم بہت زور سے زمین پر بے ہوش ہو کر گری۔ اماں! رابیل اور نوری بر وقت دروازے کی طرف بھاگی۔ رانی بیگم اور عرفان نے پریشانی سے ایک دوسرے کو دیکھا۔ اٹھے نا اماں، کیا ہوا آپ کو؟ پلیز آنکھیں کھولے، اس کی جان نکل رہی تھی۔ دریاب نے یہ سب دیکھا تو بھاگتا ہوا وہاں آیا۔ اس کے ہاتھ پاؤں پھول رہے تھے، لفظ منہ سے نہیں نکل رہے تھے۔ دریاب نے ہاتھ میں پکڑی بوتل سے ان کے چہرے پر پانی پھینکا، مگر ان کو ہوش نہ آیا، تو دریاب نے ان کو اٹھا کر بیڈ پر ڈالا اور نور اور رابیل ڈاکٹر کو بلانے کے لیے بھاگی۔ رانی بیگم اور عرفان ایک دوسرے کے کانوں کو میں کچھ بولتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گئے۔ وہ دونوں ڈاکٹر کو لے کر وہاں پہنچی تو ڈاکٹر نے ان کو باہر انتظار کرنے کا کہا اور خود اندر داخل ہو گئے۔